हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पाथफाइंडर। माय नेम इज शुभम सरथालिया। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने बात करी थी दिल्ली के प्रदूषण को लेकर। ये लेक्चर भी उसी प्रॉब्लम से संबंधित है, लेकिन सिर्फ स्मॉग या वेहिकुलर पोल्यूशन ही दिल्ली में इस प्रकार की सिचुएशन का कारण नहीं है। इसके पीछे कुछ जियोग्राफिकल रीजंस है। इस लेक्चर में हम उन भूगोलिक कारणों को समझेंगे। दिल्ली की ज्योग्राफिकल लोकेशन कुछ ऐसी है जिस वजह से उसे इस तरीके की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। विस्तार से हम अक्टूबर में होने वाले इस पॉल्यूशन के पीछे के ज्योग्राफिकल रीजंस को इस लेक्चर में समझने वाले हैं। आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन में हमें इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है कि ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है स्मॉग के, क्योंकि काफी ज्यादा न्यूज के अंदर ये टॉपिक देखने को मिल रहा है। इस वजह से इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम शुभम सरधालिया है। यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं आपका एजुकेटर हूं, आपका मेंटोर हूं। यहां पर अलग अलग सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ हमारी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी, यानी आपको इस एग्जाम के लिए तैयार किया जाएगा। हमारे बेहतरीन कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको यूज करना है कोड SAR10, जो आपको मैसिव डिस्काउंट्स हमारे सभी कोर्सेज पे दिलवाएगा। आपके लिए हमारे रेगुलर बैचेस स्टार्ट होते रहते हैं। बाइलिंगुअल बैच हमारा नवंबर 10 से स्टार्ट हो रहा है। सिविल सर्विस चैंपियनशिप है आपके लिए, अन अकेडमी कॉम्पीट हम लेकर के आए हैं। आप नो कॉस्ट EMI की ऑप्शन, यानी छोटे छोटे मंथली इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये पॉल्यूशन, जिसे अक्टूबर पॉल्यूशन भी कहा जाता है, हर साल अक्टूबर के महीने में ये पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। हमने पिछली वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी। दो रीजंस मुख्य तौर पर वहां पर हमने डिस्कस किए थे। एक था स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाना, और दूसरा था वेहिकुलर पॉल्यूशन। अब सवाल यह है कि क्या ये दो रीजंस सिर्फ दिल्ली के इलाके में ही है? इस पूरे के पूरे इशू को हम समझेंगे। सर, हर साल अक्टूबर के महीने में दिल्ली की हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। इसकी एयर क्वालिटी या हवा की गुणवत्ता एकदम से डिप कर जाती है। अब यहां पर एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है जिससे इस प्रॉब्लम को समझने की जरूरत है। सर, वो डिफरेंट एंगल है दिल्ली की लोकेशन। सर, दिल्ली ज्योग्राफिकली एक ऐसे लोकेशन पे बसी हुई है जो इस पूरे के पूरे क्राइसिस को बद से बदतर बना देता है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिल्लीज लोकेशन इज मेकिंग इट्स पॉल्यूशन क्राइसिस इवन वर्स। दिल्ली में वर्स्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हम दोष मढ़ते हैं पॉल्यूशन के ऊपर, व्हीकलर पॉल्यूशन, जो गाड़ियों से, वाहनों से, फैक्ट्री से एमिशन हो रही है। उस समय एक सवाल शायद कि आपके मन में आया होगा कि क्या सर इतनी गाड़ियां सिर्फ दिल्ली में ही है? क्या फैक्ट्रीज का धुआं, क्या प्रदूषण सिर्फ दिल्ली में ही होता है? अगर स्टबल बर्निंग पंजाब में या दूसरे राज्यों में होती है तो वहां पर यह स्मॉग ना होकर के दिल्ली में क्यों आ जाता है? इन सभी चीजों को समझना था। हमने व्हीकुलर पॉल्यूशन को जिम्मेवार अगर ठहराया तो चेन्नई एक ऐसा इलाका है, चेन्नई एक ऐसा शहर है जहां पर ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर ऑफ व्हीकल्स है जितने दिल्ली, NCR या बेंगलोर में है। तो चेन्नई में हमें स्मोक क्यों देखने को नहीं मिलता? तमिलनाडु अगर राज्य की बात करें सर, तमिलनाडु में बड़े स्तर की इंडस्ट्रीज जो है वो मौजूद है। हैवी इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, 700 से ज्यादा स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज है। देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, चाहे फिएट हो, Hyundai हो, BMW हो या टू व्हीलर हो, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तमिलनाडु में है। यानी कि इंडस्ट्रियली वहां पर ज्यादा एमिशन के चांसेस है। नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑलमोस्ट चेन्नई में सेम है। तो कभी इस तरीके का स्मॉग, इस तरीके की पॉइजनस हवा चेन्नई में या बाकी किसी शहर में क्यों नहीं होती? सिर्फ दिल्ली ही इस प्रॉब्लम का शिकार क्यों होता है, यह समझना था। इस पूरे के पूरे इशू को समझने के लिए हमें इस बात को जानना जरूरी होगा कि किसी भी जगह की एयर क्वालिटी, वहां की हवा की गुणवत्ता जो है वो डिपेंड करती है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड पे। अगर धुएं से भरी हुई हवा मौजूद है और वो हवा स्पीड और डायरेक्शन के कारण वहां से निकल जाती है तो अनडाउटेडली वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन चेन्नई जैसे शहर में ऐसी प्रॉब्लम इस वजह से नहीं आती है क्योंकि उसकी लोकेशन डिफरेंट है, जबकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित है? क्यों इस प्रॉब्लम से दिल्ली वर्स्ट इफेक्टेड है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। दिल्ली और पूरा का पूरा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यहां पर हवा में होने वाला प्रदूषण एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। सिर्फ बार बार आपने सुना होगा, हमने भी इस लेक्चर में बात करी थी, स्टबल बर्निंग की हमने बात करी, हमने व्हीकुलर पोल्यूशन की बात करी, लेकिन सिर्फ ये दो रीजंस नहीं है सर। बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है जो नेचुरली यहां पर मौजूद है, जिस वजह से यहां पर ये स्थिति बनती है। देयर इज अ बुक बाय द नेम द ग्रेट स्मॉग ऑफ इंडिया, जो कि
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर लिखी गई है। इस बुक ने इस प्रॉब्लम को, दिल्ली के ऊपर के इस धुएं को मेटेरियोलॉजिकल मिसफॉर्च्यून कहा है। दिल्लीज वेदर एंड ज्योग्राफी इज ट्रूली कर्स्ड। सर ऐसा क्या है कि हम देश की राजधानी के भूगोल को या इसकी लोकेशन को अभिशापित कर्स्ड मान रहे हैं? क्यों यहां के लोगों की लाइफ जो है वो खतरे में है? क्योंकि इस जगह की मीटियोरोलॉजिकल मिसफॉर्च्यून है। इन चीजों को हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे। क्या ऐसा होता है कि दिल्ली के ऊपर आकर के सारा का सारा धुआं जमा हो जाता है? क्यों यहां से कहीं और नहीं चला जाता? क्यों दिल्ली से किसी दूसरे शहर की ओर ये नहीं चला जाता, या किसी दूसरे शहर पे ऐसी प्रॉब्लम क्यों नहीं आती है? सर हमको इसके लिए कुछ चीजें समझनी थी। ये प्रॉब्लम कब शुरू होती है? अक्टूबर और नवंबर के समय में। तो सर अक्टूबर और नवंबर वो समय है जब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ते हैं, ज्योग्राफी को आप जानते हैं, तो आपको एक चीज मालूम होगी, अक्टूबर का समय होता है जब मॉनसून जो है वो विड्रॉ हो रहा होता है। जून जुलाई अगस्त तक मॉनसून विंड्स जो हैं वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे आती हैं, और अक्टूबर के महीने में विड्रॉल ऑफ मॉनसून होता है। विड्रॉल ऑफ मॉनसून वो हवाएं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे मॉइस्चर लेटेंट विंड्स आई थी, अब वो वापस आ रही होती हैं। सर अपने वापस जाने के इस दौर में ये हवाएं होकर के गुजरती है कहां से? ये हवाएं आती हैं राजस्थान के इलाकों से। ये हवाएं नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से, नॉर्थ वेस्टर्लीज इन हवाओं को कहा जाता है। नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन यानी कि भारत के इस ओर से ये हवाएं आती हैं। यहां पर पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है। तो चाहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इवन राजस्थान जैसे इलाकों से ये हवा अपने साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स लेकर के आती है। ये डस्ट पार्टिकल्स आकर के यहां पहुंचते हैं। अब क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली है, तो इन डस्ट पार्टिकल्स को तो यहां से बहते हुए हवा के साथ, अगर वो इतने दूर के इलाकों से उड़ करके आ सकते हैं हवा के साथ, तो यहां से आगे भी चले जाना चाहिए। यहां पर प्रॉब्लम आती है दिल्ली की ज्योग्राफी। सर इस इलाके पर आकर के राजस्थान से, इवन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ये डस्ट पार्टिकल्स वाली हवा दिल्ली पहुंचती है। इससे पहले ये हवा यहां से क्रॉस कर सके, सर आगे आ जाता है एक बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर जो है हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला यहां पर एक बैरियर का, एक ऑब्स्टेकल का काम करती है, जिस वजह से ये हवा यहीं बसकर रह जाती है। इस हवा को आगे पास होने का रीजन नहीं मिलता, इसको आगे निकल जाने का रास्ता नहीं मिलता। ज्योग्राफिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट से भरी हुई हवा अलग अलग इलाकों से इस रीजन में पहुंची। टेक्निकली इसे यहां से भी क्रॉस कर जाना चाहिए था, जैसे ये बाकी इलाकों से क्रॉस करती हुई आ रही थी, लेकिन यहां पर एक ज्योग्राफिकल बैरियर है जो इस हवा को यहां से बाहर नहीं जाने। तो सबसे पहला रीजन क्या है सर? कि ये डस्ट पार्टिकल्स और पॉल्यूटेंट्स वाली हवा को एक फिजिकल बैरियर यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जिस वजह से इस हवा को यहां रहने पर मजबूर हो, यानी कि हवा को यहां से निकालने का हमारे पास कोई रास्ता अब यहां नहीं था। अब दूसरा ऑप्शन क्या था कि हवा जो है उसको हॉरिजॉन्टली हम नहीं आगे भेज सकते क्योंकि आगे हिमालय है, लेकिन उसको हम वर्टिकल मूवमेंट अगर उसका कराते हैं, यानी कि ये पॉल्यूटेंट वाली हवा अगर ऊपर की ओर चली जाती है, तो धीरे धीरे यहां पर पॉल्यूशन का स्तर कम होना शुरू हो जाएगा। यहां पर दूसरी प्रॉब्लम आती है जिसे कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूटेंट सिर्फ अक्टूबर नवंबर में ही होते हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर का महीना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सर्दी की शुरुआत का समय होता है, यानी कि अब सर्दी शुरू हो रही है। जैसे ही विंटर्स की शुरुआत यहां पर होती है, एक फिनोमिनन जिसे ज्योग्राफी में कहा जाता है टेम्परेचर इन्वर्जन। ज्योग्राफिकल एक कंसेप्ट है टेम्परेचर का लैप्स रेट, यानी कि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाते जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। आपने पहाड़ों पे जाकर देखा होगा, हम जितनी ऊंचाई पे जाते हैं टेम्परेचर उतना कम हो जाता है, लेकिन कई बार ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण ऐसा नहीं हो पाता, यानी कि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं और टेम्परेचर कम होने के बजाय टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। जब ट्रोपोस्फेयर में ऐसी सिचुएशन आती है कि एल्टीट्यूड के इंक्रीज होने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने के बजाय इंक्रीज होता है, इसे टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। इसको हम समझेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे हवा ठंडी होती जाएगी, लेकिन जब ये टेम्परेचर या थर्मल इन्वर्जन होता है, यहां पर क्या होता है, क्योंकि सर्दी का समय आ रहा है, जो एवरेज अर्थ का टेम्परेचर है या सरफेस टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है। क्यों?
सर्दी का मौसम है, नॉर्मल टेम्परेचर जो समर्स में 35 से 40 डिग्री के बीच में रहता था, अब वो 20 से 30 डिग्री के रेंज में आ गया, यानी कि सरफेस जो है वो कंपैरेटिवली ठंडा होना शुरू हुआ। यहां पर कोल्ड एयर है और इस कोल्ड एयर के ऊपर मौजूद है वार्म एयर। अब क्योंकि ये कोल्ड एयर, इसके अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है, ये ऊपर की ओर जाना चाहती है, लेकिन ये वार्म एयर इसको ऊपर जाने नहीं दे रही। इस वजह से जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इस छोटे से रीजन में ट्रैप होकर के रह जाएंगे। पहले क्या था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं हो रही विंड की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि उस विंड्स को, जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स आ रही थी, उन्हें ब्लॉक कर रहे थे हिमालयस। अब वर्टिकल मूवमेंट भी पॉसिबल नहीं है थर्मल इन्वर्जन के कारण, यानी कि दो रीजंस ने इस हवा को और इस हवा के अंदर मौजूद डस्ट पार्टिकल्स को बिल्कुल इस ही लोकेशन के ऊपर रोक दिया। अब तीसरा ऑप्शन ये था कि धीरे धीरे अगर विंड चलती रहे, थोड़ी थोड़ी करके अलग अलग इलाकों में ये डिस्पर्स होती रहे। वहां पर तीसरी प्रॉब्लम है सर, लैक ऑफ विंड। जैसे ही सर्दी का समय आता है, जो विंड स्पीड है इस पूरे के पूरे रीजन पे, दिल्ली के स्काइज में, वो 1/3 हो जाती है व्हेन इट इज कंपेयर टू समर मंथ्स। यानी कि मई जून के महीने में जिस गति से हवा यहां पर चलती है, उसका 1/3 गति हो जाती है इस विंड की, और इस वजह से ज्यादा दूरी तक ये हवा नहीं पहुंच पाती है, जो तीसरा रीजन बनता है कि ये डस्ट पार्टिकल्स इस रीजन से बाहर की ओर नहीं जा पाते। विंड स्पीड जो है वो, अगर विंड स्पीड ज्यादा होती तो ये हवा अपने साथ इन डस्ट पार्टिकल्स को किसी दूसरी डायरेक्शन में ले जाती। जब बड़ी डायरेक्शन में ये डस्ट पार्टिकल्स फैलते, धीरे धीरे इनकी जो थिकनेस है वो कम होती चली जाती है और स्मॉग जैसी सिचुएशन नहीं आती। लेकिन क्योंकि हवा बहुत ही धीमी चल रही है, जिस वजह से ये डस्ट पार्टिकल्स कहीं और जा ही नहीं पा रहे। अब ये तो आगे नेचुरल रीजंस के कारण वो डस्ट पार्टिकल्स, वो पॉल्यूटेंट्स वहां पर मौजूद थे, उस प्रॉब्लम को और ज्यादा इंक्रीज करती है। पहले तो स्टबल बर्निंग, तो ऑलरेडी हवा में डस्ट पार्टिकल्स थे, वो डस्ट पार्टिकल्स तीन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजंस के कारण अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे, उस एरिया को छोड़ नहीं पा रहे थे। अब इस प्रॉब्लम को फर्दर और ज्यादा हैजार्डस बना देती हैं ह्यूमन एक्टिविटीज। स्टबल बर्निंग हुई है, धुआं भी आकर के, क्योंकि स्टबल बर्निंग कहां हो रही है? स्टबल बर्निंग हो रही है इन द रीजंस ऑफ पंजाब या इन द स्टेट्स ऑफ, इन द नियर बाय स्टेट्स। तो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के कारण वो धुआं भी आकर के दिल्ली के स्काई पे आ जाता है, और अगेन वो पूरा का पूरा साइकिल कंटिन्यू होता है। ना वो वर्टिकली डिस्प्लेस हो पा रहा, ना वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हो पा रहा, वो धुआं भी वहीं पर जमा है। इन एडिशन टू दैट, दिल्ली के अंदर भी तो व्हीकुलर पॉल्यूशन हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो डस्ट पार्टिकल जो व्हीकल से आ रहे थे या कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहे थे, जो पॉल्यूशन फ्यूल एमिशन से हो रहा था, उसके साथ साथ स्टबल बर्निंग का धुआं और वो डस्ट पार्टिकल्स जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स के साथ यहां पर आकर के पहुंचे थे, ये सब मिलकर के यहां जमा हो जाते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो यहां की जियोग्राफी है या मीटरोलॉजिकल रीजंस है। इस वजह से इस पूरे के पूरे क्राइसिस को मीटरोलॉजिकल मिसफॉर्च्यून कहा जाता है, या दिल्ली का लोकेशन इशू कहा जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज्योग्राफिकल एंगल है। अनडाउटेडली वी कैन एक्सपेक्ट ए क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन कि क्या ज्योग्राफिकल रीजंस क्या है, या फिर अगर सिंपली भी हमें स्मॉग के ऊपर सवाल कभी पूछा जाता है, तो जस्ट मेंशनिंग द स्टबल बर्निंग या जस्ट मेंशनिंग अबाउट द वेहिकुलर पॉल्यूशन विल नॉट बी इनफ, क्योंकि देयर इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एंगल टू इट, जो है ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो कि किसी भी ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उस जोग्राफिकल लोकेशन पे कोई कंट्रोल कर सकते थे। तो जिस वजह से ये लोकेशन ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत जो है इस पॉल्यूशन के लिए बनती है। आई होप हम विस्तार से इस आर्टिकल को समझ पाए होंगे। इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम मेंस के अंदर अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पाथ फाइंडर पर। आपके लिए बेहतरीन कोर्सेज फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन, जो कि आपको इस एग्जाम प्रोसेस में सफल बनने में मदद करेगी, हमारे प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज के रूप में मौजूद है। आपको इन कोर्सेज में एनरोल करना है यूज करके ये कोड SAR10। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।